Morning, students. Today I will further continue the fifth chapter of civics. Does everyone have access to the courts? क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? In principle, all citizens of India can access the courts in this country. सिद्धांततः भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं. This implies that every citizen has a right to justice through the courts. As you read earlier, the courts play a very significant role in protecting our fundamental rights. इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है. जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है, न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. If any citizen believes that their rights are being violated, then they can approach the court for justice to be done. अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वह न्याय के लिए अदालत में जा सकता है. While the courts are available for all, in reality access to courts has always been difficult for a vast majority of the poor in India. अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है. Legal procedures involve a lot of money and paperwork as well as take up a lot of time. कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफ़ी पैसा और कागजी कार्रवाई की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है. For a poor person who cannot read and whose family depends on a daily wage, the idea of going to court to get justice often seems remote. अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता और उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है, तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत मुश्किल होती है. In response to this, the Supreme Court in the early 1980s divided a mechanism of public interest litigation of pill to increase access to justice. इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL की व्यवस्था विकसित की थी. It allowed any individual or organization to file a PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf
of those whose rights were being violated। और इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया है और न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। द लीगल प्रोसेस वाज greatly simplified and even a letter or telegram addressed to the Supreme Court or the High Court could be treated as a PIL. In the early years, PIL was used to secure justice on a large number of issues such as rescuing bonded laborers from inhuman work conditions। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है और न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। एंड सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ prisoners in Bihar who had been kept in jail even after their punishment term was complete। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का भी इस्तेमाल किया गया था। डिड यू नो दैट द मिड डे मील दैट चिल्ड्रन नो रिसीव इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल इट बिकॉज ऑफ ए PIL? सी द फोटोज ऑन द राइट एंड रीड द टेक्स्ट बिलो to understand how this came about। क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन मिड डे मील दिया जाता है उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। दाई और for the common person access to court, it access to justice। The courts exercise a crucial role in interpreting the fundamental rights of citizens, and as you saw in the above case, the courts interpreted Article 21 of the Constitution on the right to life to include the right to food। आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाती हैं। जैसा कि आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा है, अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 की व्यवस्था करने के बाद यह कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। Therefore,
order the state to take certain steps to provide food for all, including the midday meal scheme. इसीलिए अदालत ने राज्यों को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना, मिड डे मील सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। However, there are also court judgment the people believe work against the best interest of the common person. लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिविस्ट who work on issue concerning the right to shelter and housing for the poor believe that the recent judgment to eviction are a far cry from earlier judgment. उदाहरण के लिए गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध हैं। While recent judgment tend to view the slum dweller as uncultured in the city, earlier judgment like the 1985 Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation had tried to protect the livelihoods of slum dweller. हाल के फैसलों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है। The judgment of the Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation established the right to livelihood as part of the right to life. ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुद्दे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। द फॉलोइंग excepts from the judgment point to the way judges linked the issues of the right to life to that of livelihood. इस फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। नीचे इस फैसले के कुछ अंश दिए गए हैं। इन्हें पढ़ने पर पता चलता है कि न्यायाधीश के जीवन के अधिकार को आजीविका के अधिकार से किस तरह जोड़कर देखा। द स्वीप ऑफ द राइट टू लाइफ conferred by Article 21 is wide and for reaching life means something more than mere animal existence. अनुच्छेद 21 द्वारा दिए गए जीवन का अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है। It does not mean merely that life cannot be extinguished or taken away as, for example, by the imposition and execution of the death sentence, except according to procedure established by law.
जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से कहीं ज़्यादा होता है। इसका मतलब केवल यह नहीं है कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्युदंड देने और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती है। That is but one aspect of the right to life. An equally important fact of that right is the right to livelihood, because no person can live without the means of living, that is the means of livelihood. जीवन के अधिकार का यह एक आयाम है। इस अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। That the eviction of a person from a pavement of slum will inevitably lead to the deprivation of his means of livelihood is proposition which does not have to be established in each individual case. In the present case, the facts constituting empirical evidence justify the conclusion that petitioners live in slums and on now here is to live. They choose a pavement or a slum in the vicinity of their place of is that the eviction of the petitioners will lead to deprivation of their livelihood and consequently to the deprivation of life. किसी व्यक्ति को पटरी या झुग्गी बस्ती से उजाड़ देने पर उसके आजीविका के साधन फौरन नष्ट हो जाते हैं। यह एक ऐसी बात है जिसे हर मामले में साबित करने की जरूरत नहीं है। प्रस्तुत मामले में आनुभविक साक्ष्यों से यह सिद्ध हो जाता है कि याचिकाकर्ताओं झुग्गियों और पटरियों पर रहते हैं क्योंकि वे शहर में छोटे मोटे काम धंधों में लगे होते हैं और उनके पास रहने की कोई और जगह नहीं होती है। अपने काम करने की जगह के आसपास किसी पटरी पर या झुग्गियों में रहने लगते हैं। इसलिए अगर उन्हें पटरी या झुग्गियों से हटा दिया जाए तो उनका रोजगार ही खत्म हो जाएगा। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि याचिकाकर्ता को उजाड़ने से वे अपने आजीविका से हाथ धो बैठेंगे और इस प्रकार जीवन से भी वंचित हो जाएंगे। Another issue that affects the common person's access to justice in the inordinately long number of years that courts take to hear a case. जब पहले वाले फैसले उन्नीस 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई
नगर निगम के मुकदमे में दिया गया तो वे झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था और न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालत कई साल लगा देती है और इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर ये कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल हो गया। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता However, in spite of there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic India, serving as the executive and the legislature as well as in protecting the fundamental rights of citizens। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। द मेंबर्स of the Constitution Assembly had quite correctly envisioned a system of courts with an independent judiciary as a key feature of our democracy। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो। यह हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी पहलू है। थैंक यू।